हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने लास्ट वीडियो देखा होगा और उसके क्वेश्चंस को 2-3 बार मल्टीपल रिवीजन करके आपने याद कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जो सिनकोना जो वृक्ष होता है उसकी छाल का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और आपको इससे रिलेटेड कोई और भी सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं। फ़िलहाल जो आज मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है सेल, यानी कि हमारा कोशिका, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर और विच इज़ वेरी लॉन्ग चैप्टर। अगर आप देखेंगे तो क्लास 9th की साइंस की बुक में और क्लास 11th की जो साइंस की बुक आती है एनसीईआरटी या फिर क्लास 11th में इस जूलॉजी के पार्ट में सेल चैप्टर पढ़ना होता है और इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, चाहे वो सेल के किसी भी सेल ऑर्गेनेली से हो, किसी भी मतलब कोशिका के कोशिकांग से हो। 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे हमारा बिहार शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम हो, चाहे भी कोई भी और भी हो। तो फ़िलहाल मैं ये एनसीईआरटी एससीईआरटी GIST से डिस्कस कर रही हूँ और दूसरा है कि मैं एनसीईआरटी सार संग्रह के भी क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा है जीवन की मौलिक इकाई या फिर इसको आधारभूत इकाई भी बोलते हैं, यानी कि सेल जो है हमारा वो जीवन की मूलभूत इकाई है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक के अनुसार इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा। सेल कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। मतलब ये जो लाइन है इसमें दिखाया जा रहा है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में सेल को डिस्कवर किया था और वो डेड सेल से किया था, मृत कोशिका से किया था जो वृक्ष की छाल से प्राप्त हुआ था। और कॉर्क वही चीज़ है, वही कॉर्क में उन्होंने देखा था कि छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए हैं, छोटे छोटे कमरे के रूप में बने हुए हैं। तो लैटिन भाषा का जो शब्द होता है सेलुला, उससे ये वर्ड सेल निकला है और जिसका उस सेलुला का मतलब होता है छोटा कमरा। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या है। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा सजीवों का बनना। तो सजीव कैसे बनते हैं? सेल से, यानी कि कोशिका से। वो है हमारा संरचनाएं क्या है, यानी कि स्ट्रक्चर्स क्या है। सभी संरचनाएं एक जैसी दिखती है, ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शल्ककंद बनाते हैं, जैसे प्याज। विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है, प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। ये छोटी छोटी संरचनाएं शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। इन सजीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। चलिए पहले मैं इतना डिस्कस कर लेती हूँ। जब भी कोई सेल, सेल जो होता है उसकी संरचना वो एक जैसी होती है, जैसे कि प्याज में वो कैसे होते हैं, वो एक दूसरे पे लेयर्ड बाय लेयर्ड चढ़े हुए होते हैं। तो ऐसा ही हमारा कोशिका होता है और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ही एक जीव का निर्माण करती है। कुछ जीव जो है कोशिका के आधार पर अगर हम बताएं आपको, तो जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक कोशिकीय जीव जिसको इंग्लिश में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव जिसको कि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर आपको ये चीज़ लिखनी हो, नोट डाउन करनी हो, तो आप एक कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट में आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे सेल हो गया। और जैसे मैं आपको बता देती हूँ, आप ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेल, और सेल को हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे, जैसे कि एक हो गया यूनिसेलुलर, यूनि मतलब एक, और यानी कि जो एक कोशिका से बना होगा, और दूसरा हो गया मल्टी सेलुलर, यानी कि जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होगा। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो चलिए
अब हम आगे देख लेते हैं कि आगे हमारा क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव में क्या अंतर है। जो एक कोशिका से बना होगा वो एक कोशिकीय हो गया, और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा वो बहुकोशिकीय जीव होता है। और ये चलिए आगे हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कोशिकाओं की आकृति तथा आगे है हमारा कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती है, जैसे एक कोशिक अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, जो कोशिकाओं की आकृति होती है, उनका शेप होता है, उनका साइज होता है, उनके कार्य के अनुरूप होता है। यानी कि जिस सेल का, जब आप सेल में और डेप्थ में पढ़ेंगे, जैसे उतना आपको ज़रूरी नहीं है, बस जितना इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि 9th-10th बेसिस तक आपको पूछा जाता है, उसमें थोड़ा सा डेप्थ में पूछा जाता है, उतने में जानकारी देने की आपको कोशिश करूंगी। जो चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, कोई भी जीव हो, जो सेल्स होते हैं वो अपने काम के हिसाब से ही उनका शेप और साइज डिसाइडेड होता है। चाहे आप शुक्राणु का देखेंगे, उसका शेप, जो उसकी आकृति होती है वो अलग होती है। चाहे वो अंडाणु है, यानी कि हमारा एग्स यानी ओवम हम बोल देते हैं, उसका साइज अलग होता है। माइकोप्लाज्मा होगा तो उसका साइज अलग होगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो वैसे ही है, यहाँ पे है कि एक कोशिकीय जीव जो अमीबा है, जो कि सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, वो अच्छा इससे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, देखती हूँ कि आपको आता है या नहीं, आपने पढ़ा है या नहीं। ये जो अमीबा है वो अपना डाइजेशन कैसे करता है, उसको लिख के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर होता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। मतलब कि कुछ जीव जो है उनकी आकृति कभी चेंज नहीं होती है, लेकिन अमीबा जो है वो अपनी आकृति चेंज करते रहता है। लेकिन तंत्रिका कोशिका, जिसको कि हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, जो हमारे शरीर के एक पार्ट से लेके शरीर के अनदर पार्ट तक, यानी कि हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है, या फिर ब्रेन से लेके हमारे शरीर के किसी पार्ट तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है, वही होता है हमारा तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन सेल्स या न्यूरल सेल्स बोलते हैं उसको। तो उसकी जो शेप होती है वो एकदम स्थिर होती है, वो चेंज नहीं होती है, वो स्टैटिक होती है, और उसका जो प्रकार होता है वो भी विशिष्ट होता है। उसका इमेज मैं आपको दिखाऊंगी जब हम लोग न्यूरल सिस्टम डिस्कस करेंगे तब। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण है। बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन आदि। इसी प्रकार एक कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है। यानी कि इसको इन शॉर्ट, इस पैराग्राफ को अगर डिस्कस करें तो इसका मतलब यही है कि चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो, उनके अंदर जो है उनके जो शरीर के पार्ट्स होते हैं वो डिवाइडेड होता है कि हाँ ये काम करेगा, वो काम करेगा। जैसे अगर आप कोई टीम को देखें, कोई कंपनी को देखें, तो उसमें डिवाइडेड होता है कि जो मैनेजर है उनको मैनेज करेगा, या फिर जो असिस्टेंट है उसको असिस्ट करेगा। उसी तरह से ये भी है, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म में उनके जो सेल्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, किसका क्या काम है। श्रम विभाजन का मतलब यही हुआ, अकॉर्डिंग टू लेबर वो डिवाइडेड होते हैं, बटे हुए होते हैं। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। यानी कि जब भी आप सेल को डिटेल में पढ़ेंगे, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आपको दिखेगा कि सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, या अब तक आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और हर पार्ट का, उसके हर ऑर्गेनेली का, कोशिका के हर अंग का, जिसको कि हम लोग कोशिकांग बोलते हैं, उसका काम डिसाइडेड होता है। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं।
यह बड़ा रुचिकर है। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाए जाते हैं। कह रहा है कि ये कोशिकांग अगर ना हो तो कोई भी कोशिका जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि वो मिलकर ही एक कोशिका का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर घर बनाने की बात हो, जब हमारा घर बनता है तो घर बनाने में हम एक एक ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी जो भी हो हम उसे मिलाते हैं, तब जाके हमारा घर बनता है। वैसे ही हमारा कोशिका है। या फिर अगर एक घर की प्रॉपर बात करें तो उसमें सब कुछ होता है, किचन, बाथरूम, आपका बेडरूम, हॉल, ये सब होता है। वैसे ही आप इसे समझ लीजिए कि हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है और कोशिका जो है वो कोशिकांग से मिलकर बना हुआ है, यानी कि उस कोशिका के अंदर भी अलग अलग चैम्बर है, अलग अलग पार्ट है जो अलग अलग काम करता है। चलिए इसको हम शॉर्ट में यहाँ पे देख लेते हैं। इधर कुछ फोटोज दिए हुए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला है हमारा ये रुधिर कोशिका। रुधिर का मतलब हो गया हमारा, यहाँ पे जो तंत्रिका कोशिका है इसका इमेज आपका छिपा हुआ है। इसको मैं आपको बना के बता देती हूँ कि ये कैसा होता है। देखिए, ये जो तंत्रिका कोशिका है यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे ऐसे इसके इमेज होते हैं और ऐसे करके ये जाता है, ऐसे रहता है ये, है ना। तो यहाँ पे इसका केंद्रक होता है। तो ये तंत्रिका कोशिका वैसे ही होता है और ये इसके डेंड्राइट्स निकले हुए होते हैं, है ना। तो यही हमारा तंत्रिका कोशिका हो गया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे। उसके बगल में है रुधिर कोशिका। रुधिर कोशिका का काम क्या है? रुधिर कोशिकाएं जो है वो ब्लड सेल्स हमारे हैं, वही हमारा है। यानी कि ब्लड में जो हमारा ब्लड है वो क्या है, उसमें भी सेल्स होते हैं, है ना। वही रुधिर कोशिकाएं हैं। ये चिकनी पेशी कोशिका यानी कि आपके मसल सेल्स जो है वो उसका इमेज है। ये अंडाणु यानी कि जो फीमेल्स में ओवम होते हैं वो है। और ये शुक्राणु, ये जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल है वही है ये शुक्राणु यानी कि स्पर्म। उसके बाद है ये अस्थि कोशिका यानी कि जो आपके बोन्स में होते हैं उसको बोल रहा है, यानी हड्डी में। और ये है वसा कोशिका यानी कि जो आपका फैट स्टोर करने का काम करता है वो। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पूंछ जैसी, ये जो आप पूंछ जैसी देख रहे हैं ये तंत्रिका कोशिका का ही पार्ट है। चलिए तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे छूट गया है, उससे हम डिस्कस कर ले। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण है फंजाई, कवक, पादप तथा जंतु। वही चीज़ है जो हमने आपको बताया कि बहुकोशिकीय जीव के अलग अलग जो अंग होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है। तो ये चीज़ वही है कि एक कोशिका डिवाइड करती है तो अपने जैसे एक कोशिका डिवाइड करती है अपने जैसे दो अदर कोशिका को जन्म देती है, अदर सेल्स को जन्म देती है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कॉर्ड की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। ये खुद से उन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया था, ये वहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना छूट गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और चाहे तो लिख भी सकते हैं। ल्यूवेनहॉक 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। जो हमारे ये रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल्स यानी कि मृत कोशिका का पता लगाया था, और ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका का पता लगाया था, लाइव सेल्स का पता लगाया था, लिविंग सेल्स। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 यानी कि 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। जेई पुरकिंजे ने 1829 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस का पता लगाया था, और ये जो पुरकिंजे थे वो 1839 में उन्होंने जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म का पता लगाया था। नेक्स्ट है हमारा दो जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडेन 1838 तथा टी स्वान 1839 1838 और 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। तो अगर आपसे कोशिका सिद्धांत का आविष्कार किसने किया पूछा जाएगा तो आप एम स्लाइडेन और टी स्वान का नाम देंगे। और इसमें यही बताया जाता है कि कोशिका सिद्धांत जो कहता है कि सभी जीव वो
कोशिका से ही मिलके बने हुए होते हैं, चाहे वो पौधे हो या फिर जंतु। और ये जो रुडोल्फ वर्च्यू है, उन्होंने 1855 में कोशिका सिद्धांत को एक्सप्लेन करके थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, मतलब उसको एक्सपैंड किया, और उन्होंने बताया कि ये जो कोशिका है वो पहले की कोशिकाओं से ही निर्मित होते हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। 1940 में ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ, और उसी से कोशिका का जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जटिल स्ट्रक्चर है, उससे ही बहुत, मतलब उससे पता लग सका, क्योंकि उससे वो मैग्नीफाई करके दिखाती है सूक्ष्मदर्शी, तो उससे उसके कोशिकांग के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा कोशिका का संरचनात्मक संगठन। कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। यदि कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव होती है। मतलब कि अगर आप सेल को डिवाइड करेंगे तो वो आप 3 पार्ट्स में सेल को डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा है वो सेंटर में होता है जिसको हम लोग की केंद्रक बोलते हैं। और तीसरा है हमारा कोशिका द्रव्य। जैसे कि अगर आप ये सेल की बात करें तो सेल, और ये हो गया हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रक। और यहाँ पे जो ऐसे फ्लूइड तैर रहे होते हैं, फ्लूइड होता है यानी कि तरल पदार्थ, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और ये जो हमारा प्लाज्मा झिल्ली है वो ये होता है। इसको भी हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा कि आगे और क्या दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है या अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं या अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ये आपसे सवाल कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है, और आपको पता भी होना चाहिए कि कोशिका झिल्ली को या फिर प्लाज्मा झिल्ली को यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या फिर सेल मेम्ब्रेन को हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये अपने चॉइस के हिसाब से ही पदार्थों को, कोई भी मटेरियल को अपने अंदर, सेल के अंदर आने देती है। अगर वो सारे पदार्थ को आने देगी तो सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली की आड़ पाड़ विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। विसरण की प्रक्रिया के द्वारा पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। यानी कि जैसे कुछ पदार्थ, कहने का मतलब है कि कुछ जो स्पेशल, मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ये अपने से होके जान देती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो फूड है वो टूटता है कहाँ पे, सेल के अंदर टूटता है, तभी जाके हमारा एनर्जी बनता है। और एनर्जी को किस फॉर्म में सेल स्टोर करता है, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो कोशिका झिल्ली की आर पार विसरण प्रक्रिया यानी कि डिफ्यूज़न के थ्रू जाता है। और डिफ्यूज़न हम सबको पता है, विसरण क्या होती है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। इसको हम साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई अमीर आदमी है यानी कि जिसके पास पैसा है तभी जाके वो गरीब को या भिखारी को पैसा दे सकता है। कोई भी गरीब भिखारी जिसके पास पैसा नहीं है वो अमीर को नहीं दे सकता। इसको आप शॉर्ट में इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक है कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में से CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। यही मैंने आपको समझाया कि कोशिका अपशिष्ट कहने का मतलब है वेस्ट मटेरियल है। CO2 का हमारे बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, जिसको जब हम लोग सांस लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन हमारा एक्सट्रैक्टेड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आ जाता है। तो हमारे सेल के अंदर जो ऑक्सीजन यूज़ हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बच जाता है और सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, तो वहाँ से वो मूव कर जाता है
विसरण यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने बता दिया जस्ट लाइक CO2 O2 भी ऐसे ही ट्रैवल करती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे है कि जल भी है विसरण के हिसाब से ही चलता है, यानी कि जहाँ पानी ज़्यादा होगा पानी ज़्यादा से कम की ओर बहेगा, पैसा जहाँ ज़्यादा होगा वहीं से कम की तरफ बहेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। परासरण को इंग्लिश में हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। यानी कि जहाँ पानी ज़्यादा होगा उधर से कम की तरफ बह जाएगा। अगर सेल के अंदर पानी ज़्यादा है तो बाहर की तरफ बहेगा, अगर सेल के बाहर पानी ज़्यादा है तो सेल की तरफ बहेगा। इसके कहने का मतलब यही है। और कहाँ से जाता है? प्लाज्मा झिल्ली के थ्रू होके जाता है। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखने पर निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। यानी कि जब भी हम किसी भी प्लांट सेल या एनिमल सेल को शक्कर या नमक के विलयन में रखते हैं तो क्या क्या हो सकता है, और इसी के थ्रू हमारा जो ये परासरण है उसका 3 स्टेट आने वाला है। देखिए क्या है। यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह हुआ कि जल कोशिका के अंदर चला गया। इससे कोशिका फूलने लगेगी। मैं इसे शॉर्ट कर देती हूँ। ओके इसके कहने का मतलब है कि कोशिका को हमने कहाँ रखा है? कोशिका को हमने तनु विलयन वाले माध्यम में रखा है, जिसमें क्या है, जिसमें जल में कोई भी शक्कर या नमक मिला हुआ है, लेकिन वो जो शक्कर और नमक है वो कम है और जल ज़्यादा है। तो जैसे ही जल ज़्यादा होगा तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से यानी कि पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ आएगा, यानी कि कोशिका के अंदर चला जाएगा और कोशिका के अंदर जाके वो क्या करेगा? कोशिका को फुला देगा। और ये क्या कह रहा है? उसके जिसमें रखा गया है उस वैसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? अल्प परासरण दाबी विलयन बोलते हैं। अल्प परासरण दाबी विलयन कहने का मतलब है कि जिसमें पानी ज़्यादा होता है और उसमें सॉल्यूट कम होता है। यानी कि जब भी आप सॉल्यूशन अगर चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसमें वही हुआ कि विलायक जो है वो कम होगा और विलेय जो है वो ज़्यादा होगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, या मैं इंग्लिश में बोलूँ तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। सॉल्यूट यानी कि अगर नमक और चीनी है तो वो कम होगा और पानी सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। हिंदी का वर्ड थोड़ा आप देख लेंगे, शायद हो सकता है मैंने कन्फ्यूजन में गलत बोल दिया हो, सो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए आप समझ गए होंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर क्या होता है? कोशिका फूल जाती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम या विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसो का मतलब ये होता है सम मतलब बराबर, यानी कि बाहर और भीतर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एकदम बराबर होगा। जैसे ही बराबर होगा तो कहीं से कोई चीज़ मूवमेंट नहीं होगी या नेट मूवमेंट आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर दोनों ओर आता भी जाता है, यहाँ लिखा हुआ है जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई है उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि कोशिका जो है जैसा साइज था पहले वैसे ही रह जाएगा। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर कोशिका के शेप साइज में कोई भी चेंज नहीं आता है। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस कोशिका में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विसरण
कि एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। मतलब आपने समझ लिया कि कोशिका को अगर ऐसे विलयन में रखेंगे जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होगा, यानी कि नमक और चीनी ज़्यादा होगा और पानी की कमी होगी, तो सेल से पानी यानी कोशिका के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा और सेल यानी कि कोशिका सिकुड़ जाएगी। और ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे विलयन को हम लोग बोलते हैं अति परासरण दाबी, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें पानी कम होगा और चीनी या नमक ज़्यादा होगा। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। परासरण यानी कि ऑस्मोसिस के थ्रू ही पौधे के मूल यानी कि पौधा का जो जड़ है वो पानी को अवशोषित करता है। मिट्टी में जो पानी होती है वो परासरण विधि से ही पौधे की जड़ों में चली जाती है। और जो जड़ होते हैं ना, उसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी आपने कोई पौधा को देखा होगा तो वहाँ पे आपको एकदम पतला पतला रेशा जैसा उसके जड़ों में दिखाई देगा। मोटा जड़ तो होता ही है, उसमें रेशे जैसी संरचना होती है, तो उसी के थ्रू जाता है पानी भी और ऑक्सीजन भी। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूँ कि जो पौधे की जो जड़ होती है वो भी सांस लेती है और ऑक्सीजन लेती है। इसीलिए जब हम पौधों में ज़्यादा पानी डाल देते हैं बारिश के दिनों में तो वो खराब हो जाती है। नोटेड डाउन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। आप समझ गए होंगे। एक कोशिकीय यूनिसेलुलर अलवणीय जलीय जीव यानी कि जो ऐसे ही अलवणीय यानी कि मेराइन वाटर वाला नहीं, जो नॉर्मल जो लेक वगैरह में होते हैं उनकी बातें हो रही है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि जो सेल है, सेल के अंदर का जो डिमांड है या फिर शरीर सेल के बाहर का जो डिमांड है वो विसरण के द्वारा ही, डिफ्यूजन के द्वारा ही पूरा होता है। आप समझ गए होंगे। और इसमें एनर्जी लगती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। लचीली होती है मतलब फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि जिसको आप आसानी से मोड़ मार सकते हैं। वो कहने का मतलब अगर नॉर्मल शब्द में कहूँ तो कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, तो आप बोलेंगे लिपिड एंड प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कोशिका झिल्ली का लचीलापन। एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अभी, तो आपको उसका आंसर भी मिल गया। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा सेल के अंदर जो है भोजन या फिर अन्य पदार्थ जाते हैं और इसीलिए इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडो मतलब होता है अंदर और साइटो मतलब सेल, यानी कि ये प्रोसेस हो गया एंडोसाइटोसिस। चलिए, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो हम लोग जो नेक्स्ट अदर जो कोशिकांग है हमारे कोशिका के, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कोशिका के जितने भी अंग हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियोस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही सीरीज़ के लिए अगर आपके लिए कोई सजेशन हो, मेरे लिए कोई सजेशन हो, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड मीट यू इन द नेक्स्ट डे।